तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा पाइली जो होता है वो काइलैन से कहता है कि मैं वहां पर जाकर उस लड़की को ले आता हूँ, मैं ब्रीव को जाकर बचाता हूँ। तो वो उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम वहां पर जाकर सेफ रहोगे? तो वो कहता है कि मैं वहां पर सेफ रहूंगा। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी हियरिंग एबिलिटी काफी ज्यादा कमजोर है और मैं वहां पर चुप करके वहां पर जाऊंगा, यानी साइलेंटली वहां पर जाऊंगा, जाकर ब्रीव को ले आऊंगा। तुम जहां पर अपनी बोट को बिल्कुल रेडी रखना ताकि मैं जब उसे लेकर आऊं तो हम लोग जहां पर से भाग चलें। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर उसी के साथ ही वहां पर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी सेकंड बिस्ट जो होती है बहुत ही बुरी तरह से मार खा रही होती है, क्योंकि मॉन्स्टर जो होता है वहां पर उसके सामने कोई भी ऐसा साइन दिखाई नहीं दे रहे होते कि वो हारने वाला है। और ब्रीव की हालत ब्रीव नहीं, इस लड़की सेकंड बिस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ देखती है और कहती है कि अब यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर और ज्यादा हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मारना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले यहाँ पर उसने 2 बार उसके घुटने को जख्मी किया, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से वहां पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो वो कहती है कि हालांकि इसकी ब्लेड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके ब्लेड की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर इसी के साइड इफेक्ट को यूज कर सकती हूँ। साथ ही वो कहते हैं कि हरासान प्लीज मुझे माफ करना, हालांकि तुम यहाँ पर काफी सालों तक हमें डिलीवरी देते रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हो। और फिर से वो मैपल्स 13 टेक्निक को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर इसको खत्म करने वाली हूँ। जब वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करती है, इसी के साथ वो फिर से अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो उसका अटैक जो होता है वो उसको मिस कर देती है। वो नीचे की तरफ से झुकते हुए अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ते हैं और इस बार वो अपनी तलवार को सीधा जाकर उसके दोनों बाजू के अंदर दंसा देती है। वो तलवार को इस तरह से दोनों बाजू के अंदर दंसाती है कि उसके दोनों बाजू जो होते हैं एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो वो उसे कहती है कि अब मैंने यहाँ पर तुम्हारे दोनों बाजुओं को बाइंड कर दिया है, अब तुम यहाँ पर अपने दोनों बाजू को यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही वहां पर दोनों बाजू के अंदर तलवार को दंसाती है, इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी नजर साइड के ऊपर पड़ती है, जहां पर हमारा पाइली जो होता है ब्रीव को खींचते हुए साइड के ऊपर लेकर जा रहा था ताकि बोट में बैठकर वहां पर से निकल सके। तो जब वो मॉन्स्टर उसकी तरफ देख लेता है तो ये देखने के बाद सेकंड बिस्ट कहती है ये तो बहुत ही बुरा है, इस मॉन्स्टर ने उस तरफ देख लिया। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है उसके हाथ में क्योंकि ब्लेड के साथ चेन होती है, तो उसी के साथ ही ब्लेड को सामने की तरफ थ्रो कर देता है। तो उसका डिमोनिक ब्लेड जो होता है वो सीधा उठता हुआ सीधा पाइली की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो जैसे ही जाकर पाइली के साथ टकराने लगता है, हमारा पाइली पीछे की तरफ जंप कर जाता है। पाइली पीछे की तरफ जंप करता है, वहां पर से काफी हिस्सा जो होता है वो टूट जाता है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि सेकंड बिस्ट जो होती है वो उस मॉन्स्टर को किक मारती है ताकि वो यहाँ पर मॉन्स्टर के निशाने को खराब कर सके। और इसी के साथ ही मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ गिर जाता है, उसके हाथ से वो चेन छूट जाती है, यानी उसकी तलवार छूट जाती है और वो मॉन्स्टर जो होता है पानी के अंदर गिर जाता है। उसके पानी के अंदर गिरने के बाद पाइली और सेकंड बिस्ट दोनों वहां पर देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने यहाँ पर उस मॉन्स्टर को मार दिया, क्योंकि वो पानी के अंदर गिर गया और साथ ही तलवार उसके हाथ से छूट गई है। तो इसी के साथ ही सेकंड बिस्ट वहां पर कहती है कि ब्रीव कहां पर है, ब्रीव कहां पर है, कि वो पानी के अंदर गिर गई। तो हमारा पाइली उसे कहता है कि नहीं माय लेडी, ऊपर छत के ऊपर देखो। और वो दोनों वहां पर छत के ऊपर देखते हैं। जब वो छत के ऊपर देखते हैं तो ब्रीव जो होती है वो उठकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि ब्लेड उसके हाथ में होता है। तो डिमोनिक ब्लेड जिसके भी हाथ में होता है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। तो अब यहाँ पर ब्रीव उसके कंट्रोल में होती है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रीव तो यहाँ पर बेहोश पड़ी थी, फिर वो उठकर खड़ी कैसे हो गई। और इसी के साथ ही ब्रीव भी वहां पर वही सेम लफ्ज दोहराती है, वो कहती है इटर्नल स्कार। जैसे वो इटर्नल स्कार कहती है और साथ ही वहां पर एक चीख मारती है, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर इसको कंट्रोल कर लिया गया है। और इसी के साथ में पवेलियन के बाहर का सीन दिखाते हैं कि काइलैन जो होती है वो जिंग को अपने साथ लेकर वहां पर एक कैरेज के पास आकर रुकती है और वहां पर सोच रही होती है कब वो लोग यहाँ पर वापस आएंगे। और साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर जिंग को हुआ क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर इतनी बड़ी चोटें भी नहीं है, ये यहाँ पर अभी तक होश में क्यों नहीं आई। तो वो उसे कहता है कि जल्दी से होश में भी आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर उठाकर कार के अंदर नहीं डाल सकती, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर सेकंड सिस्टर को बैकअप देना होगा, क्योंकि सेकंड अभी सभी वहां पर उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही है। और साथ उसे दिखाई देता है कि पाइली और सेकंड अभी दोनों ही अंदर से भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। और वहां पर पहुंचते पाइली चिल्लाकर उसे कहता है कि जल्दी करो, इस लड़की को उठाकर जल्दी से कैरेज में डालो, हमें यहाँ पर से भागना होगा। तो वो उसे कहती है लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्रीव को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम लोग यहाँ पर इतनी तेजी के साथ क्यों भाग रहे हो, किलर का क्या हुआ, क्या तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया। तो सेकंड भी उसे कहती है कि रास्ते में तुम्हें सारी की सारी बात बता दूंगी, पहले तुम्हें जल्दी करना होगा, जल्दी से यहाँ पर जिंग को उठाओ और जल्दी से कैरेज के अंदर डाल दो। और साथ ही उसे कहती है कि जिस ब्रीव की तुम बात कर रही हो वो ब्रीव हमारा पीछा कर रही है और इस वक्त वो ब्रीव नहीं रही। और क्योंकि अब वो यहाँ पर मॉन्स्टर बन चुकी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसे मार भी नहीं सकती, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ वो हमारी ब्रीव है, इसी वजह से मैं उसे मार नहीं पाई और ना ही मैं उससे फाइट कर सकती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ब्रीव के स्किल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं। और वो 100 लोग जो होते हैं वहां पर जल्दी से अपनी कैरेज के अंदर बैठ जाते हैं और वहां पर से भागने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा पाइली जो होता है कैरेज को चला रहा होता है, जब किसी के साथ ब्रीव जो होती है वो छत के ऊपर से जंप लगाती है। वो डीमन ब्लेड को लेकर उनके ऊपर जंप लगाते हुए सीधे उनकी कैरेज के ऊपर आकर अटैक कर देती है और कैरेज की छत को उड़ा देती है। लेकिन क्योंकि सेकंड अभी सभी भी वहां पर होश में होती है, तो सेकंड अभी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है ताकि वो यहाँ पर अपने आप को मरने से बचा सके। तो सेकंड अभी जो होती है उसकी तलवार को पीछे की तरफ झटकती है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है। तो उसके पीछे गिरने के बाद अब ब्रीव जो होती है वो उनका पीछा कर रही होती है। और साथ ही वो कहती है कि यहाँ पर सभी लोगों को मरना होगा और फिर साथ ही वो इटर्नल स्कार कहती है। लेकिन हमारा पाइली जो होता है अपनी घोड़ा
गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ भगा रहा होता है। तो वहां पर रास्ते में काइलैन जो होती है वो सेकंड अबिस से कहती है कि सेकंड अबिस क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो डिमोनिक ब्लेड्स वाली बात वाकई में सच है कि जहाँ पर वो चारों डिमोनिक ब्लेड्स हैं वो दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं। और एक ब्लेड जहाँ पर है, लगता है कि इस ब्लेड का नाम इटर्नल स्कार है जो बार बार वहां पर वो पुकार रहे थे। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर से किसी एल्डर के पास जाना होगा, जाकर मदद ढूंढनी होगी। तो काइलिन उसे कहती है तो फिर ब्रीव का क्या होगा, आखिर किस चीज ने यहाँ पर उसे डिमोनिक बना दिया है? क्या उस डिमोनिक ब्लेड की वजह से यह सब कुछ हुआ है जो ब्लेड उसके हाथ में है? क्या ये वही ब्लेड है जिसके बारे में बताया गया था कि 30 साल पहले उन्होंने दुनिया में तबाही मचाई थी? तुम्हारा पाइली उसे कहता है कि मेरे सेवंथ अंकल मुझसे कहते हैं कि इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ब्लेड्स डिमोनिक नहीं होते। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी जरूर चल रही है। काइलिन उसे कहती है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ब्रीव ने जैसी वहां पर उस बड़े से ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ा, उसी के साथ ही वो डिमोनिक हो गया, बर्जर्कर का हमारे पर अटैक करना शुरू कर दिया है। क्या तुम यहाँ पर ये बात जाकर अपने सेवंथ अंकल से पूछोगे? तुम्हारा पाइली इसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि अगर ब्लेड्स के बारे में कोई ज्यादा जानता है तो वो अंकल जानते हैं, तो हमें सेवंथ अंकल के पास सिलोरिया सिटी में चलना चाहिए और जाकर उनसे बात करनी चाहिए। तो काइलिन कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कोई सजेशन नहीं दे रही थी, जब किसी के साथ ही सेकंड अबिस कहती है तो फिर ठीक है हम लोग वहीं पर चलते हैं, फिलहाल के लिए हमारे लिए वही सबसे सेफ प्लेस है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हमारी सेकंड अबिस सोच रही होती है कि मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ब्रीव हमारा पीछा ना करे, क्योंकि अगर ब्रीव हमारा पीछा करेगी तो फिर हम लोग भाग नहीं पाएंगे। मुझे उसकी किंग कॉन्ग के बारे में अच्छी तरह से पता है कि उसकी फुट स्टेप्स की टेक्निक कितनी ज्यादा बेहतर है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है स्पिरिट पवेलियन का दिखाया जाता है, यानी कि स्पिरिट श्राइन का दिखाया जाता है, जहां पर दो गार्ड्स जो होते हैं बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ग्रैंड एल्डर शाओ जो है वो यहाँ पर कौन सी बात डिस्कस करने के लिए उसने बाकी के सभी स्वर्ड सेक्टर्स के मास्टर्स को बुलाया होगा? अगर उन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है तो फिर यहाँ पर इस श्राइन को क्यों रेंडेवू पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर मीटिंग क्यों रखी गई है? तो दूसरा गार्ड जो होता है वो एल्डर होता है, तो इसी वजह से उसे कुछ पता होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे इतना पता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ डीमन ब्लेड्स की वजह से हो रहा है। एल्डर को पता चला है, यानी ग्रैंड मास्टर को पता चला है कि यहाँ पर डीमन ब्लेड्स दोबारा से रिवाइव हो गए हैं, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर इस जगह के ऊपर मीटिंग रखी है, क्योंकि पहले भी डीमन ब्लेड्स इस जगह के ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर जंग गार्ड जो होता है वो ओल्ड ली से पूछता है कि मास्टर ली आपके पास तो काफी सारी नॉलेज है, क्या आपको वाकई में लगता है कि डीमन ब्लेड्स वाली कहानी सच्ची है? क्योंकि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहानी सुनी है। अगर वाकई में यहाँ पर डीमन ब्लेड्स होते हैं और वो डेंजरस हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम जैसे दो गार्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मास्टर ल्यू से कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, वो जो डीमन ब्लेड्स होते हैं वो यहाँ पर पहचान लेते हैं कौन यहाँ पर पावरफुल है और कौन कमजोर है। वो हमारे जैसे कमजोर गार्ड्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, अगर वो यहाँ पर आते भी हैं तो वो इन एल्डर्स के ऊपर ही अटैक करने वाले हैं। टंग गार्ड उसे कहता है कि मास्टर ली मैं अंदर जाकर उनकी मीटिंग को सुनना चाहता हूँ कि आखिर वो एल्डर्स अंदर कौन सी बात करने वाले हैं। पर अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चारों सेक्टर्स में से एक सेक्टर का मास्टर जो होता है जिसका नाम मास्टर लू होता है, वो मास्टर टैन से कहता है कि मास्टर टैन यहाँ पर तो ग्रैंड मास्टर शाओ को खुद होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने लेटर में लिखा था कि यहाँ पर डीमन ब्लेड्स के बारे में मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आए? मास्टर टैन उसे कहता है कि ग्रैंड मास्टर शाओ को इस वक्त इंपीरियल मीटिंग में जाना था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके, इसी वजह से उन्होंने पर्सनली मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं इस मीटिंग को अटेंड करूं। तो लू से कहता है कि हम लोग ग्रैंड मास्टर शाओ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर तुम्हें मुझे इस बारे में जवाब देना होगा कि मेरे स्टेपसन के साथ साथ यहाँ पर 11 और लोग थे जो लोग वहां पर ओशन गेट में जिनके ऊपर हमला हुआ था, और मेरे स्टेपसन की हालत देखो जी, यहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर मुझे ये वाली एक्सप्लेनेशन कौन देगा कि आखिर ओशन गेट के ऊपर मेरे सेक्टर के लोगों के साथ ये सब कुछ किसने किया? तो मास्टर टैन उसे कहता है कि हमारे ग्रैंड मास्टर शाओ को लगता है कि ये सब कुछ जो है ये डीमन ब्लेड्स के साथ ही रिलेटेड है, डीमन ब्लेड्स ने ये सब कुछ किया है। तो मास्टर लू से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर डीमन ब्लेड्स जैसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हें लगता है कि ये कहानी वाकई में सच है? तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब यहाँ पर चारों एल्डर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद ग्रैंड मास्टर शाओ इनके सामने कौन सा सबूत रखने वाले हैं कि वाकई में डीमन ब्लेड्स दोबारा से रिवाइव हो गए हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।